आत्मीय बंधु, आज हम वेद व्यास गुरुकुल के करिकुलम डिजाइन पद्धति पे चर्चा करेंगे। वेद व्यास करिकुलम पे चर्चा करने के पूर्व अभी जो प्रचलित करिकुलम पैटर्न्स हैं, जो सभी स्कूलों में और सभी बोर्ड्स ने अप्लाई किए हुए हैं, उसके गुण दोष को समझना आवश्यक है, क्योंकि हम सब उसी करिकुलम पैटर्न में पढ़कर बड़े हुए हैं और हमारी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो उधर अलाइंड है, ट्यून्ड है उस तरीके से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं करिकुलम डिजाइन के ऊपर में। उसके डिटेल्स में ना जाते हुए मैं सिर्फ 3 पॉइंट पे उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा है कि कोई नया पद्धति होना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि जो प्रिवेलिंग पद्धति है उससे वो संतुष्ट नहीं है। दूसरा, उन्होंने उल्लेख किया है कि इंडियन कल्चर, वैल्यूज, ट्रेडिशंस एंड इथोस कि उसकी इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। इसका भी अर्थ है कि वो अभी प्रिवेलिंग करिकुलम में वो नहीं है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि हमारे मातृभाषाओं में भी वो करिकुलम होना चाहिए, जो कि ज्यादातर इंग्लिश की तरफ ड्रिफ्ट होता चला गया है। हमें इस बात को समझना होगा कि हम 100 साल से अधिक मकौले सिस्टम के लिगेसी को अपने सर पर ढो रहे हैं और इसकी वजह से एक जो ओरिजिनल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए, हम उस तरफ जा नहीं पा रहे हैं। हम कुछ भी जो करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी पद्धति वही मकौले की रह रही है। हम इसको आगे विस्तार से समझेंगे। हमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये समझना है कि करिकुलम सिर्फ कंटेंट नहीं होता है कि बोर्ड ने कुछ कंटेंट प्रेस्क्राइब किया है और वो बच्चों को पढ़ना है, एग्जाम देना और पास होना है। करिकुलम एक बच्चे को की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट की एक फिलॉसफी होती है। आपने कंटेंट को क्यों लिया है और उस कंटेंट के बच्चे के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, उसके थॉट थिंकिंग में, उसके साइकोलॉजी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यदि आपने नहीं सोचा है तो आपकी कोई पद्धति ही नहीं है। इसलिए कंटेंट, करिकुलम सिर्फ कंटेंट नहीं है और कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो मकौले और अंग्रेजी सिस्टम ने डिजाइन किया हम उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लें, संस्कृत में ट्रांसलेट कर लें और बात खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें यह आवश्यक है कि मकौले ने कंटेंट या करिकुलम डिजाइन के साथ क्या किया। वैसे मकौले को हम आने वाले प्रेजेंटेशंस में बहुत डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर करिकुलम के पर्सपेक्टिव से हमें यह समझना है कि मकौले ने क्या किया। मैंने आपको ब्रीफ में 4 पॉइंट में रखने का मैं प्रयास किया हूं, जो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। उसने पहला काम ये किया कि उसने एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क बनाया। उस फ्रेमवर्क में उसने उस ढांचे में क्या डाला उसने कि कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए, यानी जितना दिया गया टेक्स्ट बुक में उतना ही पढ़ना है, उसके बियॉन्ड की कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, कंटेंट डिवाइडेड होना चाहिए। डिवाइडेड यानी ज्योग्राफी अलग पढ़ाना है, सोशल स्टडी अलग पढ़ाना है, साइंस अलग पढ़ाना है, इंग्लिश अलग पढ़ाना है, हिंदी अलग पढ़ाना है, ऐसे ऐसे। ये डिवाइडेड क्यों किया? आप बोलेंगे कि इसमें गलत क्या है, वो हम आगे समझेंगे इस बात को। तीसरा, कंटेंट रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि आप के चारों तरफ की जो दुनिया है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, और वो कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं उसकी तालमेल जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और चौथा जो उसने किया कि कंटेंट डिसजॉइंट होना चाहिए, यानी कि आप पहले कक्षा में जो पढ़ते हैं उसे वहीं छोड़ दीजिए, दूसरे कक्षा में जो पढ़ेंगे उसका एग्जाम अलग होगा, उसे वहीं छोड़ दीजिए, फिर तीसरे में आप अलग पढ़ेंगे। ऐसे तोड़ तोड़ करके कंटेंट को रखा। अब इसको करने से क्या हुआ कि धीरे धीरे ये रियलाइजेशन आई कि ये लर्निंग तो भाई रोट लर्निंग है। रोट लर्निंग यानी हम उसे याद करते हैं, मगअप करते हैं और भूल जाते हैं। एग्जाम देते ही वहां उगल देते हैं सब कुछ और भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट यूजफुल ही नहीं है।
तो हम जो पहले कक्षे में पढ़े वो भी हमने वेस्ट किया, दूसरे में कक्षे वो भी वेस्ट किया, तीसरे में भी वो भी वेस्ट किया। हम वेस्ट करते जा रहे हैं हमारे टाइम को, एनर्जी को, मनी को, एफर्ट को, कंटेंट को। ये मकाउले ने डिजाइन किया इस तरीके से हमारे लिए। उसका प्रभाव ये हुआ कि उसने एक तीसरा फीचर उसके साथ ऐड कर पाया उस डिजाइन में, कि उसने आपको कंटेंट क्या सही है क्या गलत है ये वेरीफाई करने का आपको कोई स्कोप ही नहीं दिया। यानी कि कंटेंट को ढालने का जो पद्धति उनका है, जिसके ऊपर हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव पर जब हम आएंगे तो, लेकिन ढालने का ये तरीका किया कि आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते। हमें जो इतिहास पढ़ाया जाए या गणित ये लिटरेचर पढ़ाया जाए या कुछ और पढ़ाया जाए, हम उसे जो पढ़ाया जाए वही मानते हुए चलते हैं। और जितना पढ़ाया क्योंकि फिक्स है वो फ्रेमवर्क के अंतर्गत, तो हम उसे एक्सपैंड भी नहीं कर पाते उस नॉलेज को। जो पढ़ाया वही सोचते हैं वही ज्ञान है और वही हम धारण करते हुए आगे चलते हैं। और चौथा जो उसने अरेंजमेंट की करिकुलम के चारों तरफ, वो ये था कि उसने असेसमेंट प्रक्रिया बनाया जिससे नॉलेज और ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट को कभी भी उसमें असेसमेंट की प्रक्रिया में ना लिया जा सके। तो ये 4 पर्सपेक्टिव उसने करिकुलम के बनाए जिससे कि हम सब की मानसिकता को एक स्लेवरी की तरफ लेकर के जाया जा सके बहुत आसानी से, और हम कभी भी एक थॉट प्रोसेस में, एक रिसर्च में, एक नॉलेज में, अपने स्किल्स में कभी भी ग्रो नहीं कर पाए, पूरा का पूरा जनरेशन कभी ग्रो नहीं कर पाए। ऐसा उसने करिकुलम की पद्धति बनाई क्योंकि उसका उद्देश्य था देश को गुलाम बनाना, इसलिए उसने इस तरीके से डिजाइन किया। इसको समझना बहुत जरूरी है आप नए करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप काम करना शुरू करते हैं तब। अब इस फाउंडेशन पे हम वेद व्यास गुरुकुलम के कंटेंट, करिकुलम डिजाइन और पेडागोगी के अप्रोच के ऊपर जरा सा प्रकाश डालेंगे। वेद व्यास गुरुकुलम के जो कंटेंट डिजाइन है वो प्री स्कूल, फ्रॉम प्री स्कूल टू स्टैंडर्ड 12 तक का जो पूरा हमारा जो पद्धति रखा गया है, उसमें आपके साथ हमने विजन और गोल्स के ऊपर चर्चा की है, उसको अलाइन करता हुआ ये कंटेंट है वो। लेकिन यहाँ पर हम विस्तार से कंटेंट के कुछ की फीचर्स पे, पेडागोगिकल फीचर्स पे हम चर्चा करेंगे कि एक तो स्ट्रक्चर्ड और इंक्रीमेंटली अपने मेमोरी और इंटेलेक्ट को स्ट्रेंथन करने वाला कंटेंट होना चाहिए। यानी कि मैं जो पहली कक्षा में जो पढ़ता हूँ वो मुझे तीसरी कक्षा में भी यदि पूछा जाए तो मुझे उसको बताने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं बता पाना चाहिए। जो 5वीं में पढ़ता हूँ वो 10वीं में भी मैं उसे प्रयोग में ला पाना चाहिए। डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए और इंक्रीमेंटल होना चाहिए। जो दूसरा फीचर है कंटेंट का कि वो अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड यानी आप कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं तो आपको बाइबल पढ़ाते हैं, मदरसा में जाते हैं तो आपको कुरान पढ़ाते हैं, आप अदरवाइज करते हैं तो आपको गीता पढ़ने नहीं दिया जाता। ये सब बायस, सारे के सारे ये बायस्ड अप्रोच है कि हम जो बिलीव करते हैं उसी बिलीफ में आपको पढ़ना पड़ेगा। करिकुलम या विद्यालय या गुरुकुल एक व्यक्ति को सत्य की ओर लेकर के जाना चाहिए, ना इधर ना उधर। उसे अनबायस्ड अप्रोच कहेंगे। ट्रुथ, फाइंडिंग ऑफ ट्रुथ इज नॉलेज, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, और वो अनबायस्ड होगा तभी ट्रुथ की जर्नी हो पाएगी। तो अनबायस्ड एक फीचर। दूसरा, यूनिवर्सली अप्लाइड होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर नॉलेज है आज के तारीख में यूनिवर्सली अप्लाइड है। हाँ, उसे किस समय सिखाना है, किस एज ग्रुप को सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है, वो एक अलग पद्धति है, लेकिन यूनिवर्सली अप्लाइड कंटेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप गीता आप लेते हैं तो आप उसे आर्मी वालों को भी पढ़ा सकते हैं, फ्रांस में भी पढ़ा सकते हैं, जर्मनी में पढ़ा सकते हैं, मैनेजमेंट को पढ़ा सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस में पढ़ा सकते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए पढ़ा सकते हैं, फिलोसॉफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा सकते हैं। यूनिवर्सली अप्लाइड कंटेंट है। तो ये दूसरा फीचर है। तीसरा, वेरीफाइबल और एक्सपेंडेबल होना चाहिए। यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं कि नहीं, उसके वो सत्य है या उस सत्य की खोज करने की जर्नी हमें कंटेंट, करिकुलम, वो फ्रीडम वो देता है या नहीं देता है, या हम ऐसे बांध करके रखता है कि इसके बियॉन्ड आप जो कुछ करो वो गलत है, जो मकाउले सिस्टम में है।
वेरीफाइबल होना चाहिए, एक्सपेंडेबल होना चाहिए। यदि मुझे वो सत्य लगा तो उस सत्य की खोज में मैं और अपने जो लर्निंग है उसको विस्तार कर सकूं, और मेरा करिकुलम और मेरी टीचिंग्स उसे स्टॉप ना करे, उसमें बाधा ना बने, बल्कि उसमें सहयोग कर सके। और ये सब चीज विजडम में, यानी हजारों सालों की जो मनुष्य की तपस्या है, ऋषियों की जो तप है, उस तपस्या से निकला हुआ जो ज्ञान है, जो विजडम है, जो विवेक है, उसके रूट्स में होने चाहिए, ताकि वो उनके एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स को हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूटिलाइज कर सकें। और चौथा एस्पेक्ट है कि असेसमेंट की एक फिलॉसफी ऑब्जर्वेशन भी होनी चाहिए, और वो कैरियर ओरिएंटेशन की तरफ जाना चाहिए। यानी कि मेरे जो गुण स्वभाव हैं वो करिकुलम, और उस करिकुलम में जो मेरी लर्निंग हो रही है उसकी असेसमेंट मेरे गुण स्वभाव को, मेरे लेटेंट टैलेंट को, मेरे डेवलपमेंट की तरफ, कैरियर डेवलपमेंट की तरफ कैसे अलाइन करता है, असेसमेंट उस प्रक्रिया से होनी चाहिए। तो इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वेद व्यास गुरुकुल करिकुलम पेडागोगी का, कि एक तो इसके कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड हैं जो हमारे मेमोरी और थॉट को इंप्रूव करते हैं इंक्रीमेंटली, अनबायस्ड और यूनिवर्सल हैं, और हमें वो फ्रीडम देते हैं कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको हम एक्सप्लोर कर सकें, एक्सपैंड कर सकें, वेरीफाई कर सकें, टीचिंग के पर्सपेक्टिव से भी, लर्निंग के पर्सपेक्टिव से भी। और इसके जो की फीचर्स ये हैं कि जैसे आप ज्योग्राफी और पढ़ा रहे हैं, जो हमने डिवाइडेड कंटेंट की बात की थी मकॉले सिस्टम में, ये इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन होना आवश्यक है। यदि आप ज्योग्राफी और सोशल साइंस अच्छे से जानते हैं इंटीग्रेटेड साइंस की तरफ से, या आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। यदि आप साइंस और सोशल साइंस अच्छे से जानते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। यदि आप हिस्ट्री और लिटरेचर अच्छे से जानते हैं तो आप आर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। ये सब इंटीग्रेटेड साइंसेज हैं। इसको अलग अलग पढ़ाना, तोड़ के पढ़ाना का जो उद्देश्य है वो ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हमारे अंदर कभी फिट ही नहीं हो सके, हमें उसकी उपयोगिता। आज किसी बच्चे से पूछिए केमिस्ट्री कहाँ अप्लाई करोगे, बायोलॉजी कहाँ अप्लाई करोगे, हिस्ट्री कहाँ अप्लाई करोगे, मैथ्स जो पढ़ रहे हो कहाँ अप्लाई करोगे। किसी भी बच्चे को, किसी भी शिक्षक को इसका पूर्ण जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लैरिटी है, वो नहीं है। तो इसलिए ये इंटीग्रेटेड साइंस जो है, इस प्रकार से करिकुलम डिजाइन हो कि एक चैप्टर अब जब पढ़ा रहे हैं बच्चे को, तो बच्चे की साइकोलॉजी, उसके लेटेंट टैलेंट, उसके गुण स्वभाव के हिसाब से वो उसमें बिजनेस एंगल ढूंढ ले, वो उसमें एंटरप्रेन्योर एंगल ढूंढ ले, वो उसमें रिसर्च एंगल ढूंढ ले, उसमें लिटरेचर एंगल ढूंढ ले। एक ही चीज से सारी चीजें निकल करके आ सकती है। मैं कई बार पुराणों के ऊपर में चर्चा करता हूं तो ये उदाहरण दिया करता हूं कि हमारे जो, जैसे आप लेते हैं सबसे प्रचलित है श्रीमद् भागवत पुराण, आप कथाएं सुनते हैं, वो एक भक्ति का एंगल है। उसको आप देखेंगे तो उसमें ज्योग्राफी भी है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें क्रिएशनल फिलोसॉफी है, उसमें साइंसेज है, उसमें इतिहास भी है, उसमें फिक्शंस भी हैं, ऐसे कई सारे उसमें चीज। आपको जिस एंगल से उसको पढ़ना है, आपको जिन फिलोसॉफीज को बच्चों में डेवलप करना है, उस एंगल से उस पुस्तक का प्रयोग कर सकते हैं। करिकुलम ऐसे डिजाइन होना चाहिए। दूसरा, वो मेमोरी को हमारे एम्पावर करना चाहिए। हम क्यों भूल जाते हैं? आप एक उदाहरण लीजिए कि हम टेबल्स, चाहे वो 1 से 10 तक हो, 1 से 20 तक हो, हम मगअप करते हैं। हम उसको नहीं बोलते कि रोट लर्निंग है। क्यों? क्योंकि वो बड़े होने के बाद में भी उपयोग में आता है। जैसे ही कैलकुलेटर आया हमारे हाथ में, वो मगअप करना चला गया, और हमारे जो इंटेलेक्ट है उसके ऊपर बहुत जोरदार प्रभार हुआ कि हम जो हमारी जो एक इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी थी गणना की, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, जो हम उंगलियों पे करते थे, वो हमारे पास से फिसल गया। कैलकुलेटर आता ही हम हर 4+3 करना तो कैलकुलेटर में कुट 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 करना शुरू करते हैं। तो मगअप का क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वेद के जो ऋचाएं हैं वो लोग मगअप करते थे। क्यों? क्योंकि वो लाइफ टाइम एप्लीकेबल ऋचाएं हैं। वो एंड ऑफ लर्निंग नहीं है। आपने वेदों की ऋचाएं याद कर लिए तो आप काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वहां से आपकी नॉलेज, वेरीफाइबल नॉलेज जो है वो एक्सपैंड होना शुरू होता है। ಅದು ಎಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾರ್ರೆ 5 ರೂಪಾಯಿ एक्सपैंड होना शुरू होता है। तो इसलिए
मेमोराइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग का। आजकल जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं रोट लर्निंग के ऊपर में, लोग बोलते हैं आप उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, आप उनको कुछ प्रैक्टिकल्स दो। आपने रोट लर्निंग मेमोराइज कर रहे बच्चे, ये गलत काम नहीं है। आपने मेमोराइज करने के लिए जो कंटेंट दिया है उसकी यूजफुलनेस ना होने की वजह से ये गलत हो रहा है। मेमोराइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें उसको छोड़ना नहीं है। केवल हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेमोराइज करने दिया क्या जाए उन्हें, वो जो उसके जीवन के आखिरी सांस तक उसके प्रयोग और उसके लिए उपयोगी हो, वो सारे चीज मेमोराइज करने दिया जाना चाहिए। और यही वैदिक लर्निंग था, यही वेदों के ऋचाएं थे। तो वेद व्यास गुरुकुलम के कंटेंट को, की जो पेडागोगी है, उसको मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बताया क्योंकि ये बहुत विस्तारित सब्जेक्ट है। आप में से कोई भी हमारे इस करिकुलम में बुक डिजाइन या उसके कंटेंट डिजाइन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे हम आपके साथ में लिंक शेयर किए हुए हैं कि हमारे जो वॉलंटियर्स ग्रुप हैं उसमें आप पहले ज्वाइन कर लें। वहां से फिर हम अलग अलग रास्ते निकालेंगे कि आप हमारे गुरुकुल में किस प्रकार से अपना सहयोग दे सकते हैं, तो वहां ज्वाइन करें। और बाकी ये आपको तीन जो जो कुछ विषय बताया हूं करिकुलम के ऊपर में, आप उसको वापस इस तरीके से देखें कि मकौले ने जो किया उसको हमको रिपीट नहीं करना है, हमें इस बात को याद रखना है क्योंकि उसने वो डिजाइन किया जिससे हमारे थॉट प्रोसेस जो है कभी एक्सपेंड नहीं हो सकते हैं, और हमें वो करना है, उस वैदिक प्रोसेस को निकालना है जिसमें हमें अपने थॉट प्रोसेस को आगे ले जाने की कंप्लीट फ्रीडम हो। धन्यवाद। अगले सेशन में आपको टीचिंग एस्पेक्ट के ऊपर में और मकौले ने टीचर्स को किस तरीके से बांधा इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। नमस्ते।